हेलो एवरीवन, डिटर्मिनेंट वीडियो सीरीज़ का ये 9th वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो जुड़ी हैं कोफैक्टर से, और साथ ही डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को। सबसे पहले देखते हैं कि कोफैक्टर्स और डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन है। कोफैक्टर को किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाए। तो पहले हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। Value of determinant of a matrix A is obtained by the sum of products of elements of any row or column with their corresponding cofactors। यानी अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके एडअप कर लेते हैं तो उससे हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी ई एफ आर एस टी, और इसका डिटर्मिनेंट हमने निकालना है। तो ए डिटर्मिनेंट हम निकालना चाहते हैं, तो इसका मतलब हम ए बी सी डी ई एफ आर एस टी का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, सपोज मैं R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट इसका निकालना चाहता हूँ। तो प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, यहाँ पे बात हो रही है एनी रो की। एनी रो मतलब आप कोई भी रो पहले सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे फर्स्ट रो सेलेक्ट करना चाहते हैं, सेकेंड रो या थर्ड रो। इसी तरह कोई कॉलम भी ले सकते हैं आप, C1 ले सकते हैं, C2 ले सकते हैं, C3 भी आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे R1 के अलोंग हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से पहले तो कर देना है मल्टीप्लाई। यानी कि इस एलिमेंट को हम बोलते हैं A11, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को हम बोलते हैं कैपिटल A11, या आप इसको C11 भी बोल सकते हैं। जो ये दूसरा एलिमेंट है इसको हम बोलते हैं A12, इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर की वैल्यू को हम बोलते हैं A12, कैपिटल A12। और थर्ड एलिमेंट जो है उसको हम बोलते हैं A13, और उसका जो कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो गया वो हो गया कैपिटल A13। तो ये तो हो गया मतलब प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। मतलब एलिमेंट को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, एलिमेंट को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई। थर्ड एलिमेंट है जैसे ये A13 का है, तो इसको कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A13 से मल्टीप्लाई करके उसका ले लेना है सम। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू डिटर्मिनेंट के इक्वल होगी। पर हम कैसे मान लें, इसके लिए हमें इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसको वेरीफाई करके देखते हैं। क्या है हमारी प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स तो हमारे पास हैं। हमें क्या चाहिए अब, कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर, इस एलिमेंट का कोफैक्टर और इस एलिमेंट का कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने से पहले माइनर्स निकालने पड़ेंगे, तो पहले माइनर्स निकालते हैं। इस एलिमेंट को बोलते हैं A11, तो इसके माइनर को क्या बोलेंगे, M11। तो वो कैसे निकलेगा, A11 एलिमेंट, यानी कि इस केस में A जिस भी रो और जिस भी कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर लेंगे। बाकी जो बचा EFST, इसका डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू जो है वो M11 के इक्वल होगी। इसको सॉल्व करना आपको आता है तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो आ गया हमारा M11। अब निकालते हैं M12। M12 का मतलब माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये जिस भी रो और जिस भी कॉलम में आ रहा है उसको हाइड करके जो एलिमेंट्स आपके पास बचे उसका डिटर्मिनेंट, तो निकालिए वैल्यू। अब बात कर लेते हैं M13 की। तो M13 कैसे निकलेगा, जो A13 एलिमेंट है ये जिस भी रो और जिस भी कॉलम में आ रहा है उसको हाइड करने के बाद आपके पास जो एलिमेंट्स बचे उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू।
तो ये आ गई है हमारे पास M11 की वैल्यू, M12 की वैल्यू और M13 की वैल्यू, यानी माइनर्स तो निकल गए। अब हमें कोफैक्टर निकालने हैं, तो M11 का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा A11, और वो कैसे निकलता है, I प्लस जे आपने निकाल के देखना है। यहाँ पे I प्लस जे है 1 + 1 दैट इज 2, और 2 क्या है, इवन नंबर। अगर इवन नंबर हो तो साइन एज इट इज आएगा, जो माइनर है वही आपका कोफैक्टर बन जाएगा। तो ये आ गया ET माइनस SF। अब बात करते हैं कोफैक्टर A12 की। तो यहाँ पे I प्लस जे की वैल्यू कितनी है, 2 + 1 दैट इज 3। 3 क्या है, ऑड नंबर, और अगर होता है ऑड नंबर तो जो भी कॉरस्पॉन्डिंग माइनर है उसको आपने -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -DT + RF। सिंपली साइन चेंज किए हैं। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं A13। तो यहाँ पे I प्लस जे की वैल्यू हो गई 1 + 3 दैट इज 4। 4 है आपका इवन नंबर, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर, DS माइनस RE। तो ये आ गए हमारे पास कोफैक्टर A11, A12 और A13 एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो के। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, यानी कि इस केस में हमारे पास ए डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा सम ऑफ, इसकी बात सम की बात बाद में करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, फर्स्ट रो की बात कर रहे थे, तो प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट है ए, इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ये कैपिटल A11 यानी कि ET माइनस SF, और क्या है, जो अगला एलिमेंट है वो है B, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से। B का मतलब हो गया एलिमेंट एट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A12, तो वो है -DT + RF। और अगला एलिमेंट क्या है हमारे पास, C इनटू इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर था ये, मतलब वैल्यू क्या है, DS माइनस RE। तो ये हो गया इस चीज का मतलब, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है सम ऑफ दीज वैल्यूज। तो जो ये वैल्यूज आई हैं इनको आपने कर देना है सम, तो वो होगा डिटर्मिनेंट के इक्वल। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की, अगर आपको याद हो एपिसोड 1, तो उसमें भी हमने ये सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था रो 1 के अलोंग। चलते हैं क्विक फ्लैशबैक। तो हाँ जी, क्या कंक्लूजन निकला, सेम है ना ये वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया प्रॉपर्टी से कि ए डिटर्मिनेंट यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होता है। अगर आप फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं तो A11 एलिमेंट, क्योंकि इस एलिमेंट को बोलते हैं A11, साथ में इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर यानी कि कैपिटल A11। जो दूसरा एलिमेंट है इसको बोलते हैं A12, साथ में इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इस एलिमेंट को बोलते हैं A13, और साथ में इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को अगर हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई और फिर उनका ले लेते हैं सम, तो वो होता है ए डिटर्मिनेंट के इक्वल। सिमिलर केस हम सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के लिए भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको इसमें थर्ड रो के अलोंग अगर हमें लिखना होता है इस रिलेशन को तो कैसे लिखते हैं वो बता देता हूँ। तो
तो उस केस में ए डिटर्मिनेंट हो जाता हमारा, ये हम बात कर रहे हैं A31 की, क्योंकि इस एलिमेंट को बोलते हैं A31, एलिमेंट है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो A31 है, तो इसको कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A31 से मल्टीप्लाई करना है, कैपिटल A से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A31 से। और फिर आपको A32 लेना है एलिमेंट, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है कैपिटल A32 से, मतलब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A32 से। ऐसे ही आपने लेना है A33 और उसको करना है आपने मल्टीप्लाई कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A33 से, और साथ में ले लेना है उसका सम। तो देयरफॉर सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। आइए अब सॉल्व करके देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 5, 3, 8, 2, 0, 1, 1, 2, 3। यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड है कि सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर की हेल्प से आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। और हमें पता है एलिमेंट्स और कोफैक्टर से अगर हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, जिस भी रो के अलोंग हमें एक्सपेंड करना है या जिस भी रो के अलोंग हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो उन एलिमेंट्स को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम अप कर लेना है, तो उससे हमें मिल जाएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो पहले हमें इस केस में सेकंड रो के कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर निकालने से पहले हमें निकालने पड़ेंगे माइनर। तो निकालते हैं पहले माइनर। इस एलिमेंट को हम बोलते हैं A21, एलिमेंट एट सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो अगर ये A21 है तो इसके माइनर को हम क्या बोलेंगे? M21। और वो कैसे निकलेगा? ये वाला एलिमेंट जिस भी रो और जिस भी कॉलम में उसको हाइड करने के बाद जो एलिमेंट्स आपके पास बचे उसका डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व करना आपको आता है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। -7 इज द राइट आंसर। अब हमें निकालना है A22 का कोफैक्टर, तो हमें उससे पहले निकालना है M22 यानी कि माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम। और वो कैसे निकलेगा? सेवन इज द राइट आंसर। अब हमें चाहिए M23 यानी कि इस एलिमेंट का माइनर, और वो कैसे निकलेगा? इस रो और इस कॉलम को हाइड करने के बाद जो भी एलिमेंट्स बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट। तो जल्दी से वैल्यू निकालिए M23 की। 7 इज द राइट आंसर। अब हमें निकालने हैं इनके कोफैक्टर। तो माइनर है M21 का -7, तो हमें निकालना है कोफैक्टर A21। वो क्या हो जाएगा? I प्लस जे की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2 + 1 यानी कि 3 क्या है? ऑड नंबर। तो जो भी ये वैल्यू है इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर की, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये -7 है, इसको जब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा +7। अब A22 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे I प्लस जे कितना हो गया? 2 + 2 दैट इज 4 क्या है? इवन नंबर। तो जो माइनर है वो एज इट इज आ जाएगा, यानी कि 7 का 7। अब बात कर लेते हैं A23 यानी कि कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम की। तो यहाँ 3 + 2 कितना हो गया? 5 क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर है तो जो भी कॉरस्पॉन्डिंग माइनर की वैल्यू है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा -7। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोफैक्टर है सेकंड रो के वो तो गए हैं निकल। तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा? लिख देते हैं पहले उसको। सेकंड रो की बात कर रहे हैं तो A21 इंटू कोफैक्टर ऑफ A21 प्लस सेकंड एलिमेंट A22 साथ में उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई प्लस A23 एलिमेंट और कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू इन केस वी आर एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2। तो डेल्टा आ गया आपका
A21 की वैल्यू है 2 इस केस में, इंटू A21 की वैल्यू हमने निकाली है 7, वो पुट कर देते हैं, प्लस एज इट इज A22 की वैल्यू है 0 इंटू A22 की वैल्यू यहाँ पे आई है 7, प्लस A23 की वैल्यू वो क्या है 1 इंटू कैपिटल A23 यानी कि कोफैक्टर A23 की वैल्यू है -7, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 7 ज़ा 14 प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0 एंड 7 1 ज़ा 7, लेकिन नेगेटिव का है तो -7 हो गया। तो ओवरऑल डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 14 - 7 दैट इज 7। अच्छा, ये बात तो हो गई कि अगर हम किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको कर लेते हैं ऐड अप यानी सम ले लेते हैं उसका, तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन अगर हम किसी रो के एलिमेंट्स को किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड अप करें तो वैल्यू क्या आएगी, आइए देखते हैं। इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज इक्वल टू व्हाट। निकाल के देखते हैं, ले लेते हैं एक एग्जांपल। सपोज हमारे पास डिटर्मिनेंट है A B C D E F R S T, वही सेम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं जो हमने पहले लिया था। तो हम यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट रो के एलिमेंट है, यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को बोलते हैं A11 A12 और A13। इसको अगर मैं किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब A11 एलिमेंट है तो मैं इसको A21 कैपिटल A21 मतलब कोफैक्टर ऑफ A21 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको कैपिटल A22 यानी कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको A23 से मल्टीप्लाई करके एड अप करता हूँ, तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि क्या आती है। यानी कोई भी आपने रो ली, जैसे मैंने इस केस में फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ A11 A12 A13, इसके एलिमेंट्स को सेकंड रो के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, उसी से हम जनरलाइज कर लेंगे कि थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या वैल्यू आएगी, वो हम सब वहीं से जनरलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ हमें निकालना है A21 A22 और A23, उससे पहले माइनर्स निकालने पड़ेंगे। तो पहले M21 M22 और M23 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो M21 जल्दी से निकालिए और बताइए इस केस में क्या वैल्यू आएगी। BT - CS सही जवाब। M22 की वैल्यू निकालिए। AT - RC M23 निकालिए। AS - RB बिल्कुल सही। अब माइनर्स आपके पास आ गए हैं तो कोफैक्टर भी निकल जाएंगे। तो A21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 + 1 दैट इज 3। 3 है ऑड नंबर, तो जो भी इसका कोरस्पॉन्डिंग माइनर है उसको हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा -BT + CS। इसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो आ गया -BT + CS। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं A22 की वैल्यू, तो वो आ जाएगी 2 + 2 दैट इज 4। 4 है आपका इवन नंबर, तो एज इट इज जो माइनर है आपका वही बन जाएगा कोफैक्टर। और ऐसे ही हम निकाल सकते हैं A23। 3 + 2 कितना होता है 5। 5 क्या है ऑड नंबर, तो इसको कर देना है नेगेटिव से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा -AS + RB। तो यहाँ पे कोफैक्टर्स तो हमारे पास सेकंड रो के आ गए। अब हमने क्या करना है, इसको फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके उसका सम लेके देखना है कि वो क्या आता है। तो ये जो A21 है इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है A11 के साथ। यहाँ पे A11 की वैल्यू है A, साथ में हमने मल्टीप्लाई करना है इसको A21 के साथ दैट इज -BT + CS, और नेक्स्ट एलिमेंट है
A12 B है और A22 की वैल्यू जो है वो है हमारे पास AT माइनस RC। जो A13 एलिमेंट है वो है हमारे पास C, तो C ले लेते हैं, और A23 की वैल्यू जो है वो है हमारे पास माइनस AS प्लस RB। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके उनका सम ले लिया है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा A जब माइनस BT से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ABT, और जब ये ACS से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ACS, और यहाँ पे BAT माइनस BRC, और यहाँ से आ जाएगा माइनस CAS प्लस CRB। अब इसको कीजिए थोड़ा सा ऑब्जर्व, ये है माइनस ABT और ये क्या है प्लस BAT। एलिमेंट सेम है, A यहाँ पे भी है, B यहाँ पे भी है, T यहाँ पे भी है, सिर्फ पोजीशनिंग थोड़ी सी आगे पीछे है। तो हम जानते हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 5 हो या 3 इंटू 5 इंटू 2 हो, बात तो एक ही है। तो ये हो गए कैंसल आउट। अब यहाँ पे प्लस ACS है और यहाँ पे माइनस CS है, A भी है इसमें, C भी है और S भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसल। और सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो ये है माइनस BRC और ये क्या है प्लस BRC, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसल। तो वैल्यू क्या आई 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम एक रो के एलिमेंट्स लेके उसको किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके एडअप करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 0। तो यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग रिलेशन निकल के आ चुके हैं। पहला रिलेशन है कि अगर हम किसी रो के एलिमेंट्स को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके एडअप कर लेते हैं तो वैल्यू वो होती है डिटर्मिनेंट की। और अगर हम किसी रो के एलिमेंट्स को या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को किसी और रो या और कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके एडअप करते हैं तो वैल्यू आती है 0। अब सॉल्व करके देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है ये, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट डेल्टा इज इक्वल टू 1xyz 1yzx 1zxy। अब यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड क्या है, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर को लेके हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो थर्ड कॉलम की बात हो रही है, तो ये है थर्ड कॉलम, इसके ये वाले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं A13, क्योंकि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का ये फर्स्ट एलिमेंट है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं A23, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये इसकी पोजीशनिंग है। और इसको क्या बोलते हैं A33। तो ये तो हो गए थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स। और डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकलती है, हमें पता है कि इसको हमने कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या हो जाएगा कैपिटल A13, इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या हो जाएगा कैपिटल A23, इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A33, और उसका ले लेना है सम, तो वो होता है डेल्टा यानी डिटरमिनेंट के इक्वल। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें कॉलम 3 के कोफैक्टर्स की जरूरत है, तो उसके लिए पहले कॉलम 3 के माइनर्स निकालने पड़ेंगे। तो पहले माइनर निकालते हैं। M13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से निकालिए और बताइए। राइट आंसर Z माइनस Y। अब निकाल के दिखाइए आप M23 को। Z माइनस X इज द राइट आंसर। अब हमें चाहिए M33, निकालिए जल्दी से। Y माइनस X इज द राइट आंसर। तो ये तो आ गए हमारे पास माइनर्स ऑफ थर्ड कॉलम।
लेकिन हमें चाहिए कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम, तो वो निकाल लेते हैं। A13, 3 + 1 4, 4 क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर है तो जो माइनर है वही आपका कोफैक्टर हो गया। और यहाँ पे A23 की वैल्यू 3 + 2 दैट इज 5, 5 है ऑड नंबर, तो साइन इसके चेंज करने पड़ेंगे, यानी कि -1 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा -z + x। और A33 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 + 3 दैट इज 6, 6 है इवन नंबर, तो जो माइनर वही कोफैक्टर, यानी कि y - x। तो ये तो आ गए हमारे पास कोफैक्टर। तो डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा आपका A13 का एलिमेंट। A13 का एलिमेंट है यहाँ पे yz, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने A13 से, कैपिटल A13 मतलब कोफैक्टर से। तो कोफैक्टर है यहाँ पे z - y। उसके बाद ये वाला प्लस एज इट इज, और A23 एलिमेंट मतलब एलिमेंट एट सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो वो हो गया zx। इसको जब हम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लिख लेंगे हम -z + x। अगला एलिमेंट है प्लस A33 एलिमेंट यहाँ पे क्या है? xy, वो लिख लेते हैं। और साथ में कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर की वैल्यू, यानी कि y - x। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास डेल्टा की, लेकिन अभी ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू yz को जब मैं z से मल्टीप्लाई करूंगा तो yz², और ये yz -y से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -y²z, और ये आ जाएगा प्लस zx इंटू -z दैट विल बी -z²x, और ये zx जब x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा पॉजिटिव zx², और यहाँ पे xy² माइनस xy को जब मैं -x से मल्टीप्लाई करूंगा तो -x²y। जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं और आपको इसको करना हो सिंप्लीफाई, तो इसकी एक बहुत आसान ट्रिक है। आपने क्या करना है, वेरिएबल्स देखने कितने हैं, 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, x है, y है, z है। तो आपने पहले कोई भी एक वेरिएबल आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं y वेरिएबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपने पहले y² वाली टर्म्स एक साइड कर लेनी है, सिंपल y वाली टर्म्स एक साइड कर लेनी है, और जो बाकी टर्म्स बची यानी कि जो मिक्स हैं उनको अलग लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल सेलेक्ट किया है y, तो पहले y² वाली टर्म्स मैं इकट्ठी कर लेता हूँ। यहाँ पे y² वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं? एक तो है ये और एक है ये वाली, तो इसको ये इकट्ठा करके लिख सकते हैं। पहले इसको लिख लेता हूँ xy², और ये है -y²z। y² वाली इकट्ठी होगी। अब सिंपल y वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं। तो y किस किस में है? एक तो है इसमें, और एक सिंपल y जो है वो है यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं हम +yz² -x²y। और अब जो बाकी टर्म्स बची उनको लिख लीजिए। बाकी कौन कौन सी बची? एक तो ये है हमारे पास और एक है ये। तो पहले प्लस वाली टर्म लिख लेता हूँ zx², और अब माइनस वाली लिख लेता हूँ -z²x। आप चाहें तो इसको भी पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इजी हो जाता है कैलकुलेट करना, इसलिए मैंने प्लस वाली टर्म को पहले लिखा है, माइनस वाली को बाद में। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? y² दोनों के अंदर है, तो y² कॉमन ले लीजिए। y² कॉमन लेने का मतलब है कि मैंने इन दोनों टर्म्स को y² से डिवाइड किया है, तो यहाँ से बचेगा x माइनस एज इट इज y² कॉमन चला गया, तो यहाँ से बचा z, ये वाला प्लस एज इट इज। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? इन दोनों में y कॉमन है, तो y कॉमन ले लीजिए। बचा हमारे पास z² यहाँ से माइनस x² यहाँ से। और इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? z भी दोनों में है, x भी दोनों में है, तो zx कॉमन आ जाएगा। तो जब zx कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा एक x, क्योंकि z तो चला गया बाहर, यहाँ पे 2x थे, एक x बाहर चला गया तो एक x बच गया, माइनस एज इट इज। और यहाँ से जब zx बाहर कॉमन चला गया तो एक z हमारे पास बच जाएगा।
अब यहाँ इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये वाई स्क्वायर एज इट इज़, एक्स माइनस जेड एज इट इज़, प्लस वाई एज इट इज़। ये है फॉर्मूला जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे ही जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, और प्लस जेड एक्स, ये एक्स माइनस जेड एज इट इज़। अब इस पूरे में से कौन सी ऐसी टर्म है जो हम कॉमन ले सकते हैं? एक्स माइनस जेड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, थोड़ा नेगेटिव का फर्क है लेकिन है, और यहाँ पे भी है। तो x माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस जेड कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस जेड। मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब है कि मैंने इन सारी टर्म्स में से x माइनस जेड कॉमन लिया है, तो इन सारी टर्म्स को x माइनस जेड से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर, ये चला गया बाहर, यहाँ से ये प्लस एज इट इज़, ये y एज इट इज़। अब ये z माइनस एक्स है और मैंने कॉमन लिया x माइनस जेड, तो बचेगा -1, और यहाँ से z प्लस एक्स एज इट इज़, ये वाला प्लस एज इट इज़, x माइनस जेड बाहर जा चुका है तो बचेगा zx। तो यहाँ तक तो बात हमारी बन गई। इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये वाला x माइनस जेड एज इट इज़, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाई स्क्वायर भी एज इट इज़ बिल्कुल ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम, तो y इंटू -1 माइनस वाई हो गया, तो माइनस वाई को जब मैंने z से मल्टीप्लाई किया तो वो हो जाएगा माइनस वाई जेड। अब इस माइनस वाई को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा माइनस वाई एक्स, तो वो भी लिख लेते हैं, और साथ में ये बचा ये जेड एक्स एज इट इज। अब इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस जेड एज इट इज, और इन दोनों एलिमेंट्स में से क्या कॉमन आ रहा है? y, तो y को कॉमन ले लीजिए। बचेगा हमारे पास y यहाँ से, क्योंकि 2 y थे, एक y बाहर चला गया, एक बच गया, माइनस y बाहर जा चुका है, बचा z। तो इन दोनों टर्म्स में से हमने y कॉमन ले लिया। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है? x, तो कॉमन ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे प्लस x कॉमन ले लेता हूँ। अब यहाँ से x बाहर चला गया तो बचा गया माइनस वाई, तो ये आ गया माइनस वाई, और यहाँ से x से बाहर चला गया तो बचा z, यानी कि z माइनस वाई हमारे पास बच गया। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? y माइनस जेड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन नेगेटिव का फर्क है, तो y माइनस जेड इन दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो वो भी कॉमन ले लेते हैं। ये बाहर वाला x माइनस जेड एज इट इज, और इन दोनों टर्म्स में से मैंने y माइनस जेड जब कॉमन ले लिया तो उसको लिख सकते हैं ऐसे, और बचा क्या हमारे पास? यहाँ से y माइनस जेड ये बाहर आ गया तो बचा सिर्फ y, और यहाँ से जब मैंने y माइनस जेड कॉमन लिया है तो यहाँ पे -1 बच जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का फर्क है, तो वो -1 जो बचा और साथ में बचा x, तो -1 इंटू एक्स दैट विल बी -x। क्या वैल्यू आ गई है हमारे पास? x माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड इंटू वाई माइनस एक्स। लेकिन जो पीछे आंसर दे रखा है बुक के, वो दे रखा है x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो उस फॉर्मेट में आप चाहें तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं। हमें x माइनस वाई चाहिए, यानी इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस का मतलब -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई। वाई माइनस जेड बिल्कुल ठीक है, उसको एज इट इज लिख लेते हैं, और यहाँ पे हमें चाहिए z माइनस एक्स, तो इसमें से भी -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा z माइनस एक्स, और ये -1 इंटू -1 हो गया +1, तो इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं x माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, -1 इंटू -1 वो हो गया +1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ डेल्टा इज इक्वल टू a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 का डिटर्मिनेंट एंड कैपिटल Aij इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय। 4 ऑप्शंस आपको दे रखी हैं और हमने चूज करनी है सही ऑप्शन। तो पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उनके कॉरस्पॉन्डिंग
कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके एडअप करते हैं तो मिल जाती है वैल्यू डिटर्मिनेंट की। तो यहाँ पे ये है A11 इंटू कैपिटल A31, यानी कि एलिमेंट तो है A11, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम कोफैक्टर ऑफ A31 यानी इसके कोफैक्टर से, तो इसकी तो शक्ल ही मैच नहीं करती, ये तो स्ट्रेट वे रिजेक्ट हो गई। ये क्या कहता है A11 इंटू कैपिटल A11, यहाँ शक्ल मैच कर रही है। यहाँ A12 इंटू कैपिटल A21 शक्ल मैच नहीं कर रही, खत्म। ये वाला A21 इंटू कैपिटल A11 मैच नहीं कर रहे, गॉन। ये वाली ऑप्शन A11 कैपिटल A11, A21 कैपिटल A21, A31 कैपिटल A31, ये पूरे का पूरा कर रहा है मैच, इसलिए ये है सही जवाब। अब आपका काम है कि जो प्रॉपर्टीज़ आपने इस वीडियो में पढ़ी हैं और जो प्रॉपर्टीज़ आपने एपिसोड 3 में पढ़ी थी उनको मिला के आपने रिवाइज करना है और क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को फिर से सॉल्व करके देखना है। सॉल्व एग्जाम्पल्स भी आपने इस टॉपिक से रिलेटेड सारे कर लेने हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करके सभी के साथ शेयर कर देना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।